नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार की शुरुआत करेंगे दिल्ली में हो रहे पंजाब के हंगामे की। पंजाब में कथित पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में आज बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली बीजेपी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर दिल्ली बीजेपी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा मांग रही है। विपक्ष का आरोप यह है कि हाल के दिनों में पंजाब में कई पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इसीलिए पंजाब की शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो बीजेपी लगातार पंजाब में कथित तौर पर हुए पेपर लीक के मसले को उठा रही है। बीजेपी का कहना यह है कि पंजाब में हुए पेपर लीक पर अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। बीजेपी का कहना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने प्रदेश में जहां उनकी सरकार है वहां अकाउंटेबिलिटी शिक्षा मंत्री की तय क्यों नहीं करते हैं। हरजोत बैंस का जो इस्तीफा है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लेते हैं। हालांकि पेपर लीक के इन तमाम आरोपों को भगवंत मान समेत उनकी पूरी की पूरी सरकार और अरविंद केजरीवाल हमेशा खारिज करते रहे हैं, हमेशा डिनाई करते रहे हैं। उनके मुताबिक बीते 4 सालों में कोई भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि डिनायल मोड में ये सरकार है और डिनायल मोड में रहकर पेपर लीक की घटनाओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पेपर लीक के मसले पर अभी तक जो आंदोलन बीजेपी के खिलाफ हो रहा था, अब वही आंदोलन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, भगवंत मान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर रहे हैं। आप सड़कों पर देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त उतरे हुए हैं, बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। तो केजरीवाल शर्म करो के नारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है। ये दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है और इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। बैरिकेड्स करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये लेकिन पूरा का पूरा मसला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक की घटनाएं पंजाब में हुई हैं, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है। बीजेपी कह रही है कि भगवंत मान सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है, भगवंत मान सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि सच तो ये है कि पंजाब में 6 पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जबकि भगवंत मान समेत पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ऐसा आरोप निराधार है। पंजाब में एक भी घटना पेपर लीक की सामने नहीं आई है। इसी को लेकर दोनों ही पक्षों में यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में गतिरोध देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है और अब बीजेपी इस मसले पर एग्रेसिवली अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक अंदाज में अटैक करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और सीधे सीधे हरजोत सिंह बैंस जो कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिस मसले को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, दरअसल वो मसला चीटिंग गैंग से जुड़ा हुआ है और उस चीटिंग गैंग को भी एक्सपोज पंजाब सरकार ने ही किया है। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि पंजाब में एक नहीं बल्कि कई पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिस पर पर्दा डालने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान सरकार और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब इसी को लेकर लगातार हंगामा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना यह है कि जितनी सजगता के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में युवाओं के साथ खड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, उतनी ही सजगता पंजाब में क्यों नहीं दिखाते हैं जहां उनकी खुद की सरकार है। बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब में अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। अगर वाकई में युवाओं की चिंता है, अगर वाकई में छात्रों की चिंता है, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मसले पर चुप क्यों रहते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है
कि पेपर लीक की कोई भी घटना भगवंत मान सरकार में नहीं हुई है। चीटिंग का मसला जरूर सामने आया है और चीटिंग के मसले को पेपर लीक की घटना नहीं बताया जा सकता, ये भगवंत मान सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। रहेंगे तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा रिटर्न होते रहेंगे और इससे अगला बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। जब तक वो इस्तीफा देंगे शिक्षा मंत्री और अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया दिल्ली वाले जो एक्स रहे। और कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं? देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या है वो बेहद ज्यादा है। दरअसल पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जो है वो किया गया है पूरा प्रदर्शन। और फिलहाल पुलिस ने जो है डबल लेयर की बैरिकेडिंग लगाई है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिए, लेकिन दूसरी बैरिकेडिंग पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़े हुए लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं पंजाब सरकार के। दरअसल बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पंजाब में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उसको रखते हुए अब पंजाब सरकार को भी जो खासतौर पर मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं उन्हें इस्तीफा जो है वो शिक्षा मंत्री का लेना चाहिए। दरअसल जब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, जबकि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जो पंजाब में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं उसमें जो है पंजाब सरकार पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है और शिक्षा मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। तो लिहाजा जो है पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल लें, वहां के मुख्यमंत्री जो है वो लें। लेकिन इस वक्त आप देखें तो प्रदर्शन में जो है बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है मौजूद हैं, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। जो स्टेट यूनिट की लीडरशिप है वो इस वक्त सड़क पर है और लगातार प्रदर्शन कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल कुमार, तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो दिल्ली यूनिट है वो इस वक्त सड़कों पर आ गई है और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और केंद्र में युवाओं का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है। शुक्रिया आपका कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ सड़क पर पंजाब को लेकर हंगामा हो रहा है तो संसद में भी घमासान लगातार जारी है। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। छात्रों पर एक्शन और चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष हंगामा करने लगा तो वहीं सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहा था। सदन की कार्यवाही आज सिर्फ 2 मिनट चल पाई, उसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके पहले कल हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल को लोकसभा से पास करा दिया गया। आज एंटी पेपर लीक बिल को दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले आज सत्ता पक्ष के आरोपों का प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार कह रही है कि छात्रों पर गोली नहीं चलाई गई, तो फिर सरकार ये बताए कि उस बच्चे को पैलेट गन की गोली कैसे लगी। इस देश की जो आत्मा है ना उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और बताइए, आप बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? एक तरफ कांग्रेस अटैकिंग मोड में है तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी करारा दिया जा रहा है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर अटैक किया और कहा कि मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी खानी पड़ेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष हर बार गोलपोस्ट चेंज करता रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और यह इसी सत्र की बात नहीं है। जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है
उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। तो सदन में जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर अटैक किया और कहा कि अमित शाह को कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री नहीं बनाया है जो इस्तीफा मांग रही है, बल्कि इस देश की जनता ने उन्हें होम मिनिस्टर बनाया है। देखिए, सूर्य की तरफ थूक फेंकने से थूक किसको लगता है? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते हैं। वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होगे। दूसरा सवाल यह है कि आपके किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ना, जनता ने वोट दिया है, जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देती रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में जब तक माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाते रहेंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप निहायत ही अभद्र गलत मानसिकता के व्यक्ति हो, जिनको बड़े छोटे का, जिसको पद की गरिमा का कोई मतलब नहीं, और पार्लियामेंट के फोरम को आप गलत तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करे। ये जेनजी हैं जो भ्रमित नहीं होते, सब कुछ समझते हैं। गोली एसडीएम के कहने पर चलती है या मंत्री के आदेश पर। 21 बच्चे मारे गए राहुल गांधी जी की वजह से, आत्महत्या किया उन्होंने। बच्चों पे लाठियां चली राहुल गांधी जी की वजह से चली। पैलेट गन चलाने का आदेश राहुल गांधी जी ने दिया था या गृह मंत्री ने दिया था? AK-47 बिहार में चली, उसका आदेश राहुल गांधी ने दिया था या भाजपा के गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने दिया था? किस बात की माफी? भाजपा माफी मांगे इस देश के युवाओं से। मूर्ख समझते हैं आप देश की जनता को। मैं भाजपा के मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि महोदय, ये जेनजी है, ये सब समझती है कौन आदेश देता है, पर्दे के पीछे कौन है, डीएम देता है कि एसडीएम देता है। वो जमाना चला गया जब आप बहला फुसला लेते थे, आप जो है बात को घुमा लेते थे। देश जानता है कि किसने आदेश दिया है, किसके इशारे पर। और अगर इसी दिल्ली में अमित शाह जी के बिना नॉलेज के अगर मजिस्ट्रेट पैलेट गन चलाने का आदेश दे रहा है, तो मुझे लगता है गृहमंत्री जी को स्वतः आगे आकर के कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। संसद में आज एक बहुत दिलचस्प वाकया भी हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी 20 टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में मर्जर का विरोध कर रहे थे। तभी प्रियंका गांधी कल्याण बैनर्जी के करीब पहुंची और फिर कांग्रेस और टीएमसी की खींचतान और झगड़े की पूरी हिस्ट्री कैमरे पर आ गई। कल्याण बैनर्जी और प्रियंका गांधी के बीच क्या बातचीत हुई, गौर से सुनिएगा। राहुल जी भी अच्छे, राहुल जी तो जो प्लेस की, लेकिन आप तो कांग्रेस। कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? ये 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार? 20 गद्दार कहाँ है? 20 गद्दार ये पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठे हैं। क्या होना चाहिए इन गद्दारों के सर? इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए, इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए। हम लोग तो डिफेक्शन, कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं था, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। तो वो 2-3 आदमी तो चला गया और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था,
ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगाता तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक्ट एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोदा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। प्रणब का भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में। सीपीएम का बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उसने दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। तो बड़ा दिलचस्प वाकया है। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि पहले जो हमारे थे वो आपके पास गए और आपके पास से अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो गम किस बात का। तो कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ममता बनर्जी को अलग किया था, जिसकी वजह से एक अलग पार्टी बन गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 3 राज्यों में 3 विधानसभा चुनावों की, विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को अब 5 घंटे हो चुके हैं और इन 5 घंटों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। आज 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। बिहार की बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। आज उपचुनाव 3 सीटों पर है, लेकिन सबकी नजरें बिहार के बांकीपुर सीट पर लगी हैं। बांकीपुर में आज 3,89,000 वोटर अपना नेता चुनेंगे। अब तक बांकीपुर में 15% वोटिंग हो चुकी है। यहां बीजेपी के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक और बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1995 से लगातार ये सीट बीजेपी जीत रही है। पहले नितिन नबीन के पिता यहां जीतते रहे थे और फिर 2010 से उनके पुत्र नितिन नबीन लगातार जीतते रहे और अब बीजेपी ने इस सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा पर दांव लगाया है। लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि प्रशांत किशोर, जो खुद एक सवर्ण फेस हैं, वो चुनावी मैदान में आ गए हैं, जिन्होंने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने के बाद ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है। लेकिन वोटर्स के मन में क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे साथ बांकीपुर की कुछ महिला वोटर हैं। आप सबों ने वोट दे दिया है? हाँ, दे दिए हम लोग। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस मायने में अलग है या फिर जो चल रहा था वैसा ही बेहतर है? अब जीतने के बाद न पता चलेगा, अब हम लोग कैसे बता सकते हैं। वोट दे दिए। जो चल रहा था वही चलना चाहिए या इस बार बदलना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए। हाँ, ये एक ही आदमी सब दिन नहीं न रहेगा, बदल कर आना चाहिए। हम लोग का मन है कि बदल जाए, यही इच्छा हम लोग का था। वोट दे दिया आपने? जी। क्या सोच कर आए थे? वोट करना है और थोड़ा तो बदलाव जरूरी है, उसी उम्मीद से आए हैं। तो पिछली बार जिसको वोट दिया उससे बदलाव? पिछली बार भी जिन पार्टी को वोट दिया था उसी पार्टी को फिर से वोट दे रहे हैं, इस उम्मीद से कि इस बार बेहतर कुछ रिजल्ट आए। जी। तो बीजेपी को तो लगता है गढ़ है उसका बांकीपुर, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ बदल भी सकता है? गढ़ तो सिर्फ जनता का होता है, किसी पार्टी का तो गढ़ हम सुने नहीं है कभी है, बट ठीक है, अपना अपना सोचना है। हम लोग चाह रहे हैं कि एक चेंज लाए कुछ, ऑब्वियसली। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान हंगामा होने की भी खबर आ रही है। बीजेपी और जनसुराज कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। किदवईपुरी के पोलिंग बूथ के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। फिर कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस ने बीच बचाव भी किया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये एक किदवईपुरी का पोलिंग बूथ है जहां पर हंगामा हुआ है और बीजेपी और जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए हैं और इसके बाद जो पुलिस बल तैनात है
पोलिंग बूथ के पास, वो इन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को यहां से हटाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती रही है। नितिन नवीन का परिवार यहां से चुनाव जीतता रहा है लगातार 1995 से। ये कायस्थ बाहुल्य सीट है और यहां पर समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं। लेकिन इस बार जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर एंट्री ले रहे हैं, अपना पहला चुनाव करियर का जनसुराज पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। बांकीपुर से खुद सवर्ण फेस है, ब्राह्मण फेस है, तो कहीं ना कहीं डर इस बात का भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि कहीं सवर्ण वोटर प्रशांत किशोर के पास ना चला जाए और बीजेपी को डेंट ना लग जाए। ऐसी एक और सीट है मध्य प्रदेश की दतिया, जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दतिया में अब तक 38% वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी ने यहां नरोत्तम मिश्रा की जगह इस बार आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जिसकी वजह से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने काफी बखेड़ा खड़ा किया था, खूब बवाल हुआ था। हालांकि बाद में पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को मना लिया था। आशुतोष तिवारी के सामने कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उतारा है। पिछले चुनाव में भी यहां से कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन अब जब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिलचस्प है। दतिया सीट एमपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गढ़ मानी जाती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया था, लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस का ये हताशा का, निराशा का परिचय है। जब वो हारती है तो कोई ना कोई आरोप तो लगाती ही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के पक्ष में मतदान करेगी जनता। पाकिस्तान के हाथों से पीओके की जमीन निकलने लगी है। पीओके का बड़ा शहर अब पाकिस्तान से आजाद हो गया है। रावलाकोट की जीत का ऐलान कर दिया गया है। रावलपिंडी की हार का शंखनाद हो गया है। पीओके की टोटल आजादी के बीच में अब सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। रावलाकोट जीतने के बाद पीओके के क्रांतिकारी के टारगेट पर मुजफ्फराबाद है और इस्लामाबाद की टेंशन बहुत बढ़ गई है। आसिम मुनीर एक और जंग हारने लगा है। अगस्त में पीओके का पूरा सीन ही बदल जाएगा। पीओके को पहली जीत मिल गई, मुनीर को हार मिल गई। अभी ये सफर शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा। अपने वतन पे, अपने वतन पे, अपने वतन पे, अपने वतन पे। इन बदमाशों का गुरूर हाथ में मिलेगा। कश्मीर में अब तुम्हारी जगह नहीं है। कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है। कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है। रावलाकोट से मुनीर की सेना भागी, पीओके होगा पूरा खाली। जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे। जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ। लंगूर की तरह मुजफ्फराबाद पहुंच रहे थे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे। एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा। पाकिस्तानी सेना बंकर छोड़ कर भागी। ये रहे फोर्सेस के कायम करदा मोर्चे। इन्होंने तो परमानेंटली यहाँ पे मोर्चे बना दिए। ये मुलाहिजा फरमाएं, आपके मोर्चे और आपके नाके ना अवाम ने अपने जूते की नोक पे रखे हैं। अवाम ने अपनी छातियां पेश की हैं, आपकी जुल्म जबर और बर्बरियत जो है ना वो तस्लीम किया, लाशें उठाई हैं, लेकिन आपके जुल्म को मजीद चलने नहीं दिया। तो ये चिनार चौक जब अवाम ने फतह याब किया था तो उसके मनाज़र हैं। ये तो रावलाकोट में फतह रावलाकोट की दास्तान बन गई है जी। पीओके की आजादी का वक्त आ गया है। आसिम मुनीर ने पीओके में गोलियां चलाई। गोले दागे, सड़कों पर खून बहाया, लाशों का ढेर लगाया, लेकिन आखिरकार मुनीर की फौज को पोस्ट खाली करके भागना पड़ा। पीओके के दूसरे सबसे बड़े शहर रावलाकोट से पाकिस्तानी सेना भाग गई। रावलाकोट में अब एक्शन कमेटी का पूरा कंट्रोल है। ये डीजो के हवाले ये मोर्चे देख रहे इन्होंने, ये कातिल फोर्सों ने ना मोर्चे बना के हमारे शहर पे कब्जा कर रखा है। मट्टी के बंकर और ये चीजें इन्होंने यहाँ पे बना रखी थी। रात को चिनार चौक और डी चौक
आवाम ने इनसे बाजियाब करवाया और चांदनी चौक भी और नीचे स्टेडियम वाली अतराफ में भी आवाम आई है। फिर दोबारा से आगे फायरिंग और शेलिंग का उन्हें आगाज़ कर रखा है। मजीद जख्मी अभी आ रहे हैं। कातिल न जाने कितनी जाने लेंगे। एम्बुलेंसें हमारी यहाँ पे खड़ी हैं जो जख्मियों को वापस हमारे मेडिकल कैंपों में लेके जाती हैं। ये डी चौक के मनाजर है जहाँ पे कातिलों ने डेरा लगा रखा था। ये देखिए ये इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये मुलाहिजा फरमाएं। ये आवाम का मुकम्मल साथ है लेकिन अभी तक फायरिंग जारी है। 2 रोज़ गुजर चुके हैं। ये झड़पें जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये मोर्चे जो इन्होंने बनाए थे ये इन्होंने यहाँ पे इंसानी जानों के साथ होली खेली है रात को और यहाँ से ये बैक हुए। ये डी चौक के मनाजर थे। ये आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी। अभी चांदनी चौक में जो है ना वो चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तानी सेना तीन फोर्सेस को सीधे मुनीर के ऑर्डर थे, चाहे कुछ भी हो जाए रावलाकोट पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। रातों रात पाकिस्तानी सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां पीओके के रावलाकोट शहर में भेजी गईं। जैसे ही पीओके का आंदोलन रावलाकोट के पास पहुंचा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी आर्मी को क्लियर ऑर्डर थे, जिसको मारना है मारो, जितनों को मारना है मारो, लेकिन किसी भी कीमत में रावलाकोट को हाथ से जाने मत देना। पाकिस्तानी सेना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ से होके फायरिंग की जा रही है दरेक काफिले के ऊपर, जो वहाँ से आया था काफिला, जो कि अभी चांदनी चौक में मौजूद है, इस साइड पे जो मौजूद है, और यहाँ से होके फायरिंग की जा रही है रावलाकोट शहर से। मुनीर के कातिलों ने इतना भयंकर नरसंहार किया जिसको बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खून खराबा के वीडियो जिसने भी देखे वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। I could not see the killing of innocent Kashmiris who did not have even a single weapon in their hands. This is so brutal. Why are you killing Kashmiris? जिस तरह से सड़कों पर लाशें बिखरी थीं, जिस तरह से रावलाकोट को जलियांवाला बाग बनाया गया था, मुनीर को लगा था कि अब पीओके वालों की हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन यही मुनीर का कैलकुलेशन गलत साबित हुआ। गोलियां चली, लोग मरे, लोग घायल हुए, लोग गिरे। लेकिन वो फिर खड़े हुए। पाकिस्तानी आर्मी ने मिसाल बनाने के लिए सबके सामने पीटना शुरू किया, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ा। पीओके वाले निहत्थे थे, ना बंदूकें थी, ना बम थे, ना सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी, लेकिन इसके बावजूद पीओके वाले डटे रहे, अड़े रहे।
रावला कोर्ट में इस वक्त हम बैठे हैं। ये चांदनी चौक के करीब इलाका है, फोर्सेस के कब्जे में है इस वक्त चांदनी चौक। वो बंदूकें ताने निहत्ती अवाम, पुरअमन अवाम के ऊपर बंदूकें ताने खड़े हैं। कल हमारे 19 भाइयों को शहीद कर दिया गया, सुबह भी कई भाइयों को जख्मी किया गया। हालात रावला कोर्ट के सही नहीं है, ये आपको झूठ बोल रहे हैं, ये जालिम लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे जिस टाइम पे मैं बैठा हूँ, मुझे 99% ये चांसेस हैं कि ये आगे से गोली मार सकते हैं, लेकिन ये सारे भाई हमारे अपने सीने पेश करके पुरअमन तरीके से इनके सामने बैठे हैं कि आप लोग वापस चले जाएं, ये शहर किसी के बाप का नहीं है, ये शहर हमारा है। ये रावला कोट कश्मीर का दिल किसी के बाप का नहीं है, ये हमारा शहर है। पाकिस्तानी सेना गोली चला रही थी, रावला कोट को धुआं धुआं कर डाला। पीओके के क्रांतिकारी गोली का जवाब पत्थर से दे रहे थे और आखिरकार वो पल आ ही गया जब पाकिस्तान आर्मी की गोलियां खत्म हो गई और हिम्मत टूट गई। और कुछ के सामने रखना चाह रहा हूं, बहुत बातों बनाओ। ये हमारा यहाँ का आवाम का आपसे वादा है, हम झूठे नहीं हैं, हम मक्कार नहीं हैं कि किसी को धोखा दे के मारें। हम आपको टाइम देंगे, आप चले गए रास्ते से साइड पे हट जाए, हमारे ऊपर सलीम नहीं करें, आप कोई फायर नहीं करें, जहां से कोई गड़बड़ नहीं होगी। पूरे वसूख के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम आपके साथ कोई झगड़ा है ही नहीं है। हमारा झगड़ा यहाँ के जो हुक्मरान है उनके साथ है। हजारा अगर आप समझते हो, आप इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हो, आप मजहब के ऊपर यकीन रखते हो, आप हमारे हम मजहब हो, गुजारिश करूंगा कि 20 मिनट का हम आपको वक्त देते हैं। रावला कोट शहर में 2 महीने से पाकिस्तानी सेना का डेरा था। रावला कोट शहर में हजारों फोर्स मौजूद थी, लेकिन उनके सामने लाखों क्रांतिकारी आ गए। हमारा है, 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 रावला कोट हमारा है, रावला कोट हमारा है, रावला कोट हमारा है, हमारा है, चिनाब चौक हमारा है, चिनाब चौक हमारा है, चांदनी चौक हमारा है, चांदनी चौक हमारा है। मुनीर की सेना को जान बचाने के लिए रावला कोट से भागना पड़ा, मुंह छिपाकर भागना पड़ा। जब मुनीर की आर्मी भाग रही थी तो पूरा पीओके हंस रहा था। इस वक्त रावला कोट में जहां जहां पाकिस्तानी सेना के अड्डे थे, वहां पर अब पीओके की आजादी की क्रांति की ज्वाला धधक रही है। ये वो शादी हाल है जहाँ से फोर्सेस हमला कर रही थी। मैं इसी शादी हाल में मौजूद हूँ और ये चिनार चौक है, ठीक है। और ये फोर्सेस वालों ने रोड के अंदर खड्डे खोदे हुए थे। और ये भी आप इस जगह का हाल देख रहे हैं कि जहाँ पे फोर्सेस मौजूद थी, इस जगह का हाल क्या बना है। द्रेक दरना जो था वो इस साइड पे था, इस साइड पे। और यहाँ पे फोर्सेस 2 महीने तक रही हैं इस जगह पे। और यहाँ से ही, जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से ही वो कल उन्होंने फायरिंग वगैरह की थी लोगों पे। और ये इन जगह से रोड वगैरह उन्होंने खोदी हुई है। रावला कोट में पहली बार पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल नहीं है। 2 महीने से यहां पर सीधे आर्मी की हुकूमत थी, लेकिन अब पहली बार रावला कोट वाले खुलकर सच बता पा रहे हैं। जब पाकिस्तानी फौज रावला कोट हार गई तो उन्होंने चोरी लूट करना शुरू कर दिया। दुकानों के शटर तोड़े गए, जिस दुकान में जो रखा था वो लूटा गया। सामने दुकानदार ना फ्रिज पर नहीं गया, उतो बोतल शोतल कढ़ने मैंने, आइसक्रीम बोतल कढ़ने मैंने, पुलिस वाले ने पूरी बंद फरमा की यार माल बनाया यार।
पीओके की क्रांति को दबाने के लिए मुनीर ने साजिश रची थी। पाकिस्तानी सेना के साथ सिविल कपड़ों में कमांडो को भेजा ताकि पाकिस्तान को दिखा सके पीओके के अंदर सेना पर हमला हो रहा है। और जैसा पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, पाकिस्तानी मीडिया ने झूठ दिखाना शुरू कर दिया। रावलाकोट आने वाले हर रास्तों पर हजारों क्रांतिकारी बैठे हैं। रावलाकोट में पहुंचने के लिए आर्मी अब हेलीकॉप्टर से आ रही है। मुनीर के हाथों से पीओके की जमीन चली गई है। रावलाकोट जीत गया, रावलपिंडी हार गया। लेकिन इस जंग में मुनीर ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद कोई भी पाकिस्तानी कभी पीओके नहीं आ पाएगा। कभी पाकिस्तान दोबारा पीओके पर कब्जा नहीं कर पाएगा। यह पीओके की युवा आवाज मोहम्मद ओसामा जमील है, जिसको मुनीर ने मरवा डाला। ओसामा जमील की मौत के बाद पीओके का बच्चा भड़क गया है। पीओके की क्रांति में यह सबसे अहम मोड़ आया है। मोहम्मद ओसामा के जनाजे में मुनीर की मौत की कसम भी खा ली गई है। पीओके के क्रांतिकारियों का टारगेट मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की दूरी 115 किलोमीटर है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं। मुजफ्फराबाद को कब्जे में लेने का मतलब होगा पीओके की आजादी। मुजफ्फराबाद अगर मुनीर के हाथ से गया तो पाकिस्तान के पास पीओके का कुछ नहीं बचेगा। जितना गुस्सा रावलाकोट में है, उतना आक्रोश मुजफ्फराबाद में भी है। पाकिस्तान के पास इतनी फौज नहीं है कि वो पीओके के हर एक क्रांतिकारी को कैद कर सके। फौज के पास इतनी गोलियां नहीं है कि वो हर एक क्रांतिकारी को मार सके। पीओके और आजादी के बीच में अब सिर्फ मुजफ्फराबाद है।